एमपी में 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय में चुनाव संपन्न हो गए। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। सुबह से लेकर शाम तक मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। नौजवान से लेकर बुजुर्ग, दिव्यांग तक नगर सरकार के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते नजर आए। अब मतदान के बाद प्रत्याशी जीत हार का गुणा भाग करने में जुट गए हैं। वहीं डबल इंजन की सरकार और विकास पर बीजेपी नेता भी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की ये बहुत अहम चुनाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार प्रवास हुए हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रवास हुए हैं, वातावरण बना है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रही है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस 30 तारीख को अगर अपने बयान से वो मुंह छुपाती फिरेगी। इधर निकाय चुनाव में मिली संजीवनी के बाद कांग्रेस भी खासी उत्साहित नजर आई और निकाय चुनाव में कांग्रेस का डंका बजने का दावा करते कई कांग्रेसी दिखाई दिए। अधिकतर जगहों पे कांग्रेस की जीत होगी क्योंकि ये आदिवासी इलाकों में हुए चुनाव। अधिकतर जगहों पे कांग्रेस की जीत होगी क्योंकि ये आदिवासी इलाकों में हुए चुनाव। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इसे निकाय की मिनी जंग मिशन 23 के टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस चुनाव में कई बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है, लेकिन अब इंतजार 30 सितंबर का है कि किसकी किस्मत में जनता ने आखिर क्या लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा 23 का टेस्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय में मतदान आज हुआ, जिसके नतीजे 30 तारीख को आएंगे। आपको बता दें, ये बहुत ही अहम निकाय चुनाव इसलिए भी कहे जा रहे हैं क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र तो है ही, साथ ही साथ बीजेपी कांग्रेस की अपनी साख भी दांव पर है। वो इसलिए क्योंकि दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं ने जिस तरह से चुनावी सभाएं की हैं, उसको लेकर भी ये चुनाव बहुत अहम माने जा रहे हैं कि 30 तारीख को आखिर जीत किसकी होगी। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले, क्या निकाय के परिणाम का असर मिशन 2023 पर भी दिखेगा? क्या निकाय के नतीजे मिशन 23 का अलार्म? क्या चुनावी नतीजों से साफ होगा आदिवासियों का मूड? और अंत में सियासी दलों के अपने अपने दावों में आखिर कितना दम, ये वो तमाम सवाल होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इन चुनाव को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। रवि वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत रवि वर्मा जी आपसे। छिंदवाड़ा भी इन नगरीय क्षेत्रों में शामिल है। छिंदवाड़ा की तकरीबन 5 से 6 नगरीय क्षेत्र शामिल हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब वहां गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमें भी चुनिए, हम लोग जनता के लिए कई सारी पॉलिसीज लाते हैं, बट कांग्रेस ही उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देते, पैसा नहीं पहुंचने देते आगे तक। ये आरोप भी लगाया था कांग्रेस पर। जी विवेक जी, शिवराज जी का बयान पूर्णतः हताशा और निराशा से भरा हुआ है क्योंकि छिंदवाड़े की जनता ने लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया है। आज मध्य प्रदेश में जिस तरीका का वातावरण है, आप देख रहे हैं कि लगातार छल कपट झूठ, केवल लफासी भरे भाषण से काम चलाया जा रहा है। क्योंकि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने न केवल छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश में एक बड़ा मैंडेट 2018 में हासिल किया और नगर निगम चुनाव में भी हासिल किया। न केवल छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश की जनता उन्हें अभिभावक के रूप में देखती है और कांग्रेस को अपने संरक्षक के रूप में देखती है, जिसका ये परिणाम है कि हम जो नगर निगम खो चुके थे, पिछले कई सालों से हमारे पास नहीं थी, हम शून्य पर थे। हम पंचायतों में हमारा जो परिश्रम रहा है, वो जो परिणाम रहे हैं, जिस तरीके से जनता ने हमें मैंडेट दिया नगर निगम चुनाव में, वो इस बात को प्रभावित करते हैं, इस बात को प्रमाणित करते हैं
कि जो ये नगर निगम चुनाव, ये निकाय जो होने जा रहे हैं, इसमें बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी हर जगह से विजयश्री प्राप्त करेगी। ठीक है, आप ऐसा सोचते हैं कि हर जगह से कांग्रेस विजयश्री प्राप्त करेगी। गोविंद मालू साहब, सीधा सवाल यही सर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से वी.डी. शर्मा जी और शिवराज सिंह चौहान जी ने तो कहा है कि हम तो बिल्कुल जीत रहे हैं और जनता हमारे ऊपर विश्वास जताएगी। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? निश्चित ही जीत उसी की होती है जिस पर भरोसा होता है, जिसने अपने वादों पर खरा उतरने के लिए प्राणपण से प्रयास किए और दिख रहे हैं प्रयास, और उसको क्रियान्विति के रूप में परिणत किया है। इसलिए जनता बार बार आशीर्वाद देती है। देखिए, लोकतंत्र है, जनता समझदार है, अब सब साक्षर हो गए हैं अपने मतों के प्रति भी, और अपने कौन नेतृत्व होगा। और ऐसा नहीं है, एक जमाना था जब कांग्रेस का खंबा भी जीतता था, ये कहते थे, लेकिन विकल्प नहीं था, अब विकल्प है। इसलिए जनता को हम ऐसे ही ये नहीं कह सकते, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कह सकते कि वो तो हमको वोट देंगे ही। हम भी नहीं मानते ऐसा कि हम ही को वोट देंगे, लेकिन हमारा अधिष्ठान, हमारा प्रामाणिक काम, हमारी प्रामाणिकता, हमारी प्रतिबद्धता और जन कल्याण के प्रति हमारा जो आग्रह है, सरोकार है, उसको जनता पसंद। नहीं तो जनता के पास विकल्प है कांग्रेस का, उनको ही पसंद कर सकती है, लेकिन हमें क्यों पसंद करती? क्योंकि हमको परखा, परीक्षण किया है, हमारा कसौटी पर हम खरे उतरे। हम चाहे नगरीय निकाय हो, पंचायत हो या विधानसभा, लोकसभा, हमने सामाजिक सरोकार के साथ विकास, जन कल्याण और देश की संस्कृति और सभ्यता के रक्षण, इन सब चीजों का कुछ कुछ प्रतिशत होता है, तब जाकर वो मत में परिवर्तित होता है, और उसका मत भी उस रूप में अपने आप को वो प्रस्तुत करता है। इसलिए हमारा काम बोल रहा है, हमारे काम, हमारी योजनाएं, हमारे नेता का ईमानदार क्रियान्वयन का उद्देश्य और प्रतिबद्धता और उनकी संवेदनशीलता, इस तरह से हमारे शिवराज जी भावुक, संवेदन, बहुत ही ग्राउंड लेवल पर काम करके डाउन टू अर्थ होकर उठे हैं वो, और उन्होंने अपना काम किया है। और ये जो पीड़ा उनको जो होती है, नागरिकों की पीड़ा, वो लोग जो छोटे छोटे लोगों के साथ वो ज्यादा संपर्क रखते हैं, नीचे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की कैसे बेहतरी करें, उनके मन में तड़प है, ललक है, उनके मन में प्यास है कि जनता का भला। ठीक है, ये जनता समझती। सुरेश शर्मा जी, क्या आपको ये चुनाव 2023 से पहले किसी प्रकार के टेस्ट नजर आ रहे हैं? मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझसे बहुत छोटा सा सवाल पूछा है, बहुत मतलब छोटे शब्दों में सवाल पूछा है, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि 46 जो निकाय के चुनाव हो रहे हैं, उसमें से 30 आदिवासी निकाय और बहुत से दिग्गज नेताओं के क्षेत्र इसमें आते हैं। कमलनाथ जी का आता है, गोपाल भार्गव जी का आता है, भूपेन्द्र जी का आता है, कुलस्ते जी का आता है, विजय साधो जी का आता है, और बाकी और भी कुछ एक दो नाम और लिए जा सकते हैं। तो इन प्रमुख नेताओं के क्षेत्र हैं। इसमें से भूपेन्द्र सिंह जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में निर्विरोध जिता लिए। बिल्कुल। अब बाकी परिणाम में आएंगे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आदिवासी किस तरफ अपने वोट डालेगा, उसकी तरफ जो है हमारा जब विश्लेषण करेंगे 2023 का, तब ध्यान रहेगा। इसलिए एक बात तो यह है कि 2023 पर इसका प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से हमें ये समझ करके चलने वाली बात है। और मतदाता ने अपना जो भी निर्णय था आज उन्होंने दे दिया है कि क्या स्थिति बनने वाली है। दूसरी बात यह है कि ये मैं बिल्कुल सरासर नहीं मानता हूं कि शिवराज जी को मध्य प्रदेश अपना जो है संरक्षक मानता है या कमलनाथ को मानता है, क्योंकि ये सब राजनीतिक ड्रामेबाजी है। और ये शब्द जो है ये ऐसे हैं कि ये कह दें कि हमारे संरक्षक है। संरक्षक कोई किसी का नहीं होता है, सब राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं। इसलिए कमलनाथ जी संरक्षक हैं, ये सब बहुत मतलब व्यक्तिगत चापलूसी टाइप की बातें होती है। तो इन बातों से बचते हुए कांग्रेस जनता के लिए क्या करना चाहती है और भाजपा जनता के लिए क्या करना चाहती है, ये केंद्र बिंदु है।
और भाजपा को हरा देंगे, उन कांग्रेस को हरा देंगे, ये सब राजनीतिक स्टेटमेंट है। दूसरी जो बात सबसे खास और मैं आपको विवेक जी बताना चाहता हूं वो ये है कि यहां जयेश के फैक्टर को देखना पड़ेगा, क्योंकि जयेश ने कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था विधानसभा का, तो इनकी कुछ विधानसभा में आदिवासी सीटें ज्यादा आ गई थी, तो मात्र 5 सीटों का अंतर रहा था। बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं तोड़ा था, 5 सीटों का अंतर था दोनों दलों के अंदर। ये बात सही है कि सत्ता के नजदीक कांग्रेस थी, इसलिए उसको सरकार जो है चलाने का मौका मिला और दिया जाना चाहिए था, ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। लेकिन वो नहीं संभाल पाए या भाजपा ने तोड़ लिया, ये एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय है। लेकिन आज हमको ये देखना पड़ेगा कि जयेश की भूमिका क्या रहने वाली है, क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंट भी अपने लोगों को खड़ा किया। दूसरी बात एक सबसे जो इंपॉर्टेंट होने वाली है वो ये होने वाली है कि जयेश जो है वो आदिवासी अंचलों में जी हिंदू पक्ष के साथ जाती है या चर्च के इशारे पर जाती है, ये बहुत गंभीर विषय देखने वाला होगा। क्योंकि अभी तक ये मालूम चला था कि आदिवासी जो है उसको चर्च इंप्रेस करने के लिए जयेश का उपयोग कर रहा है। इसलिए यही कारण है कि सोनिया गांधी जी के साथ जयेश का अटैचमेंट हुआ है, भाजपा के साथ नहीं हुआ। ये हमें को बहुत समझने वाली चीजें हैं। तो आने वाले समय में हमारा विश्लेषण करते समय हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जयेश जो है वो किसके साथ खड़ा है, वो हिंदू समाज की दृष्टि से खड़ा है या चर्च के लिए खड़ा है, ये दो बातें। इसके अलावा तीसरी और अगली बात मैं कहना चाहता हूं कि 6 निकाय ऐसे हैं जो कमलनाथ जी के क्षेत्र की हैं, तो वो 6 में के परिणाम क्या आने वाले हैं। वहां शिवराज जी भी गए थे, वहां बीजेपी के अध्यक्ष जो है BD शर्मा साहब भी गए थे, और वो इंप्रेस कितना कर पाए जनता को, वोट मतदाता को। क्योंकि आप देखिए सोसर हुआ या बाकी का और जो क्षेत्र हुआ जिसको जुन्नारदेव और ये सारा क्षेत्र जो है, यहां कमलनाथ जी का उतना प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां विधायक भाजपा के जीतते रहे, अब की बार जीते एक अलग विषय, अदरवाइज जो है लगातार भाजपा के विधायक जीतते रहे। तो यदि निकाय चुनाव में उलटफेर हुआ तो जो छिंदवाड़ा नगर निगम को जीता है उसका असर खत्म हो जाएगा। और आप एक बात विवेक जी और गौर करिए कि यदि हम विधानसभा चुनाव को और लोकसभा चुनाव को देखते हैं तो कोई 1,00,000-2 लाख के वोटों से जो है मुख्यमंत्री जीत के नहीं आया था, और ना ही उनका बेटा जो है कोई 50,000 से ज्यादा से जीत के आया था। तो ये लोकसभा में 50,000 वोटों की जीत तो होती है, नो डाउट, लेकिन टप्पा मार करके जीतना होता है। तो इसलिए ये चीजें बहुत गंभीर हैं कि ये जो निकाय के छोटे चुनाव हैं, इंटीरियर वाले चुनाव हैं, इसके परिणाम किस ओर आते हैं। यदि ये कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि उनका प्रभाव है, और यदि नहीं जा रहे हैं तो ये मानना पड़ेगा कि सरकार जो है वो किसी कारणवश आ गई थी और अब जनता में बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं है। ये बहुत राजनीतिक विश्लेषण की खुली बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं सीधा आपसे यही सवाल करना चाहूँगा वर्मा जी, क्योंकि जो बात सुरेश जी ने कही है कि सियासी बयानबाजियों में ऐसी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच जब आप भी जाएंगे तो एक चीज़ आपको भी बतानी होगी कि देखिए हम सरकार में अगर आते हैं तो ये सब हमारा दायित्व होगा करने के लिए, और भी तमाम चीज़ें, यानी सिर्फ एलिगेशन से और अपने नेताओं को सुपीरियर बताकर जनता के बीच में उतनी बात नहीं बन पाएगी। और जैसा कि शर्मा जी ने भी कहीं ना कहीं इसी बात को मजबूती के साथ रखा है। विवेक जी, हमने आदिवासी वर्ग के लिए हमारी जो 15 माह की सरकार में थी उसमें वो ऐतिहासिक कार्य करने के काम किए थे जो शिवराज जी की सरकार 15 वर्ष में नहीं कर पाई थी, क्योंकि जो आदिवर्ष का जो तेंदुपंथा संग्राहक थे उनकी राशि बढ़ाने का काम कर दिया था। जो आदिवर्ष के विकास खंड थे उनको पैसा, अधिक से अधिक पैसा उनके विकास, उनके जीर्णोद्धार के लिए जो मूलभूत सुविधाएं थी उनके विकास को लेकर एक कार्य योजना लेकर आए थे। उन्हें हमने आदिवासी वर्ग के जो युवा हैं उन्हें शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए कार्य योजना लेकर आए थे। आप देख रहे हैं 15 वर्ष की सरकार होने के बाद भी ये शिवराज जी का 17वां-18वां वर्ष चल रहा है, लेकिन इन वर्षों में भी आज जो इनकी सरकार की रिपोर्टें आ रही हैं, पोषण आहार की आप देख लीजिए या NCRB की रिपोर्ट देख लीजिए, लगातार इस सरकार में जो है आदिवासी वर्ग का दमन हो रहा है, लगातार उनके हक अधिकारों को छीन रहा है। पोषण आहार घोटाले में आप देखेंगे कि जो दूध पीता बच्चा उसके आहार को भी सरकार ने छीनने का काम किया है। NCRB की हम रिपोर्ट देखेंगे, वो रिपोर्ट ये बताती है, स्वयं इनकी रिपोर्ट बताती है, ये मेरा दावा नहीं है, मेरे आरोप नहीं है, मेरे आरोप बाद में है, पहले तो इनकी सरकार की रिपोर्ट ही उनकी सरकार सुरक्षा व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की
पोल खोलती है कि किस तरीके से आदिवासी भाइयों का दमन जो है हो रहा है, तो ये किस मुंह से उनके हक अधिकारों की बात करते हैं या उनसे ये जो मतों की अपेक्षा करते हैं कि वो इनके फेवर में मत देंगे। छिंदवाड़े की जनता ने तो बहुत पहले ही अपना मत दे दिया था, स्पष्ट कर दिया पंचायत चुनाव में, नगर चुनाव में, कि भारतीय जनता पार्टी का वहां खाता भी नहीं खुलने वाला है। और इसी क्रम में हम देखेंगे कि जिस तरीके से एक बड़ी जो लीडरशिप है इनकी जबलपुर में, वहां हमने इनको परास्त किया है। जो एक बड़ी लीडरशिप है, जो वेटिंग इन सीएम भी कह लो, तो वहां नरोत्तम मिश्रा जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी आते हैं। ग्वालियर में हमने इन्हें परास्त किया है। तो इस प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि अब और झूठे भाषण और इवेंटों में उलझने वाली नहीं है। मालू साहब, ग्वालियर और जबलपुर जो अभेद किला था, ग्वालियर तो खास तौर से, क्योंकि आजाद भारत में पहली बार कांग्रेस ग्वालियर पर काबिज हुई, महापौर का पद उनके पास आया, इतिहास बनाया। जबलपुर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही गढ़ था, महाकौशल। हालांकि हम निकाय चुनाव के नतीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो बात रवि जी बता रहे थे, क्योंकि उसका असर होता है जनता पर, उसका असर होता है। हाँ, गोविंद मालू जी। निश्चय ग्वालियर जबलपुर में महापौर हमारा नहीं जीता, लेकिन ये कभी कभी स्थानीय परिस्थितियां, स्थानीय समीकरण कुछ ऐसे हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए, इस सदन में बहुमत हमारा है दोनों जगह, पार्षद हमारे जीत के आए, जनता हमको पसंद कर रही है। हो सकता है चुनाव की दृष्टि से उम्मीदवार को लेकर या कुछ जो हमारे कार्यकर्ताओं में या लेकिन मालू साहब, आप बहुत सीनियर नेता हैं, ये आपको भी पता होगा सर, जनता अगर पसंद करती है तो कहीं ना कहीं महापौर भी चुनती है, उसी पार्टी का महापौर भी चुनती है। नकारा नहीं है, इनको स्वीकारा नहीं है। हम ये स्वीकार करते हैं हमारी पराजय हुई है, हमारे चयन में कुछ गलती हुई, इसके कारण हमारे, ये बात बिल्कुल सही है, उम्मीदवार के बारे में भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन सुरेश शर्मा जी जो तटस्थ प्रेक्षक हैं, देखिए जमीन की सच्चाई उनको मालूम, वो वास्तव में प्रामाणिक तौर पर या वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता करने वाले जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने पूरी जमीनी सच्चाई से अवगत करा दिया। उस पर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जयेश की हम नहीं बोले, लेकिन उन्होंने जमीनी सच्चाई से बिल्कुल बेबाक ढंग से अवगत करा दिया कि किस ढंग से वो किन का उपयोग कर रहे हैं, क्या हो रहा है, धर्मांतरण के लोग हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। ये आरोप आपके सांसद ने भी लगाया था, सुमेर सिंह सोलंकी जी ने खुल के बोला था कि जयेश इस समय धर्मांतरण करवा, प्रेक्षक के रूप में बुलाया आपने सुरेश जी को, और वो एक अच्छे पत्रकार है, बहुत पुराने और बहुत जमीन की सच्चाई से सीधे रूबरू होते हैं। वो जाते हैं खुद फील्ड में, वो देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। उनको पूरे प्रदेश की इतने वर्षों से उनका सघन संपर्क भी है, खुद प्रवास करते हैं, इसलिए वो जो कह रहे हैं, उनका जो मत है, मैं उसका सम्मान भी करता हूं, और उनको इस बात का अनुभव है, और वो जो सच्चाई है जमीनी, वो बता रहे हैं। इस पर ये क्यों नहीं कहती कांग्रेस की इधर उधर की बात करे कि जबलपुर में हार गए, ग्वालियर में हार गए, बाकी जहाँ जीत गए। हमने नगरीय निकाय में कितनी सीटें जीती, हमारे बहुमत भी है, हम हारे जहां भी हैं, हम वहां पर हमारा बहुमत है, इसलिए काम किया है। इसलिए हम, बाकी हमारी संगठनात्मक कुछ गलतियां रही हो, या हमारा स्थानीय समीकरण, कुछ जातिगत समीकरण भी होता है, कुछ स्थानीय परिस्थितियां होती जिसके कारण अनुकूल परिणाम नहीं आते हैं, लेकिन जनता ने हमको कभी नकारा नहीं, चाहे वो 2000 ये अभी का चुनाव है 22 का हो, या उसके पहले 2014 का हो, या 2019 में तो चुनाव ही नहीं होते जी, 2018 के 2014 में ठीक है, हुए थे नगरीय निकाय, परसेंटेज का आप जिक्र कर रहे हैं। मैं सुरेश जी के पास जरूर आना चाहूंगा, क्योंकि एक अहम बात भी आपने कही है। सुरेश जी, 2018 के जब नतीजे आए थे, तब बीजेपी के बड़े नेताओं ने बात कही थी कि वोटिंग परसेंटेज हमें ज्यादा मिला, कांग्रेस से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हमारा है, लेकिन हम सरकार नहीं बना पाए। फिर उसके बाद ये चर्चा हुई कि मैंडेट की बात भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कही थी, मैंडेट हमें मिला था, लेकिन हम सरकार नहीं बना पाए। अगर 2023 में हम चलते हैं और इस निकाय चुनाव के, जो बीते निकाय चुनाव है, उसको रिजल्ट के आधार बनाते हैं, और 23 से उसकी अगर हम तुलना करते हैं शुरुआती, जी देखिए, जहां तक निकाय चुनाव का पिछले परिणामों का विषय है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस 0 से 5 तक गई है, और किसी भी राजनीतिक दल का कदम आगे बढ़ा लेना
वो निरंतरता का द्योतक होता है, और ये भी माना जाता है कि भाई 4 कदम बढ़े तो 4 कदम और भी बढ़ सकते हैं, इसलिए जनता को एक ऑप्शन दिखाई देता है, इसलिए ये राजनीतिक बात बिल्कुल साफ है। लेकिन जबलपुर और ग्वालियर के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है, निश्चित रूप से कांग्रेस ने वहां बहुत बड़ी शक्ति दिखाई है, इसको कोई मना नहीं कर सकता, और मैं भी मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन वहां दोनों जो प्रत्याशी थे, उस प्रत्याशियों के बारे में विचार करना चाहिए। ये कांग्रेस की राजनीतिक चातुर्य है कि उन्होंने महापौर जीता है, इसमें कोई शक संदेह नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को। लेकिन शोभा जी चिकरवार जी जो है वो भाजपा परिवार की मेंबर थी, क्योंकि उनके ससुर जो है वो भाजपा के एमएलए रहे, उनका देवर जो है वो भाजपा के एमएलए रहे, उनके जो पतिदेव महाराज हैं, एक मिनट ठीक है, पहले सुरेश जी बोल रहे, फिर आप अपनी पूरी बात रखिए। उनके पतिदेव जो है वो भाजपा में ही रहे अभी तक, और अब कांग्रेस में जो है उन्होंने उस समय ज्वाइन किया जब ये, तो इसलिए भाजपा का जो नाराज मतदाता था उन्हें ये एक बेहतरीन विकल्प लगा। उनको ये लगा कि ये चूंकि हमारे ही परिवार के कल तक रहे, आज कांग्रेस में चले गए तो क्या हुआ। तो जो चैन और विवाद, मैं राजनीतिक विवाद भी कह रहा हूं इसमें साथ की साथ, कि नरेंद्र सिंह तोमर जी और सिंधिया जी के बीच में जो समन्वय नहीं बन पाया था, उसका लाभ मिला जो है शोभा जी को। और जहां तक जबलपुर का प्रश्न है, तो जबलपुर के बारे में आप विश्लेषण करिए, मेरा विश्लेषण बिल्कुल अलग है कि जिन व्यक्ति ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा वो संघ के एक बड़े अधिकारी के रिश्तेदार हैं, इसलिए जिन जामदार साहब को जो टिकट दिया गया था उनके साथ किसी का संबंध नहीं था, ना उन्होंने चुनाव कार्यालय बनाया, उन्होंने तो भाजपा के कार्यालय में ही बनाया, इसलिए उनको जो है लोगों ने नकारा। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि जो लाभ मिला है वो कांग्रेस को लाभ मिला है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। इसलिए जो आपने एक विवेक जी बोला ना कि यदि जिताना होता तो महापौर में भी जिताते, तो महापौर में नाराजगी टिकट के चयन के आधार पर जो है वोट दिए जाने की थी, इसको मानना पड़ेगा। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आने वाले चुनाव परिणाम है, वो आने वाले चुनाव परिणाम हमको इस बात का संदेश देंगे कि 2023 में आदिवासी वोटों का किस ओर झुकाव होगा, इस पर हमारी नजर है। ये जो 46 है, इसमें से जीतने से न कोई बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है, लेकिन जो संकेत मिलने वाला है वो अगले राजनीतिक उलटफेर की ओर संकेत करेगा, ये बिल्कुल मानने वाली बात है। रवि जी, अब आप जवाब दे सकते हैं। जी विवेक जी, तो जिस तरीके से आप नगर निगम को मानते हैं, तो ये नगर निगम ही तो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जनता लगातार कांग्रेस के पक्ष में खड़ी हो चुकी है। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार रोजगार के वादों को लेकर जिस तरीके से सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया है, आज वे युवा बेरोजगारी के अग्निपथ पे चलने के लिए मजबूर है। मालू जी इंदौर से आते हैं, इंदौर में लगातार युवा जो है रोजगार दो पदयात्रा कर रहे हैं, लगातार बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नुमाइंदा उनके संपर्क कक्ष नहीं गया मिलने के लिए। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार जो है उनके दुख दर्द बांट रही है, और पेंशनर्स की जो मांग आ रही है, लगातार कमलनाथ जी ने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो हम पेंशन देंगे। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो आज जो वर्तमान में सरकार है, मालू जी आज जो सरकार है अपनी जिम्मेदारी से लगातार भाग रही है। ये जनमानस को एहसास ही नहीं दिला पा रही है कि ये जनता की सरकार है, ये केवल लूट खसूट में लगी हुई सरकार है। छल किया मालू जी, देखिए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा आपने वचन मालू जी, बेरोजगारी भत्ता देने का, मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरी कर दे रहा हूँ। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था और निश्चित तौर पर उस वादे को पूरा करता कमलनाथ जी की सरकार पूरा करती। लेकिन अगर आप चोरी के रास्ते से सरकार नहीं बनाते, इस तरीके से षड्यंत्रबाजी करके युवाओं की पीठ पे छुरा नहीं भोगते, तो उन्हें आज रोजगार भी देते, आज वो आपके शहर इंदौर में जो है बेरोजगारी पदयात्रा करने के लिए मजबूर नहीं होते। ये षड्यंत्रकारी की जो राजनीति है, जो कलाकारी की राजनीति, जिस तरीके से आपने युवाओं की पीठ में छल कपट करके जो छुरा भोंका है, वे युवा देख रहे हैं। और 46 निकाय में भी जो सुदूर अंचलों से युवा उस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, वे युवा इस चीज का जवाब देंगे आपको। ठीक है मालू साहब, एकदम संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। में पर्चे बांटे थे कांग्रेस ने, हाँ, और वोट दिए थे उन्होंने आपको, तभी आपको उल्टा किया उन्होंने बाद में। छल कपट बेरोजगारों के साथ आप करें, हमने तो कितनी सारी योजना, कितने क्लस्टर का उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। स्वरोजगार, स्वावलंबी बनाना और उनको उद्योग डलवाना, मालू जी, और मैं तो मुख्यमंत्री जी को भी इसमें शामिल करता हूं। ये जहां पुल नहीं होते हैं ना, वहां भी जहां नदियां नहीं होती है, माफ करिएगा, जहां नदियां नहीं होती है वहां भी बातों के पुल बनाने में बड़े माहिर है। कितने लोगों को रोजगार दिया, आज ये युवा क्यों सड़कों पर विराजमान है अपनी मांगों को लेकर। उनको आने दो।
चलिए मैं एक इस सारगर्भित चर्चा का निष्कर्ष निकालने के लिए सुरेश जी का रुख करता हूं। सुरेश शर्मा साहब, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ मुद्दे जिनके ऊपर गंभीर चर्चा होना चाहिए, बेरोजगारी एक ऐसा विषय है, महंगाई एक ऐसा विषय जिन पर गंभीरता से चर्चा होना चाहिए। आज सुबह ही मुझे ये बात की जानकारी आई कि जो खाने का तेल है वो तो 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया। तो 2 गुना से ज्यादा क्यों बढ़ गया? और उसके बढ़ने से उसकी साथ साथ जो है बाकी चीजों के भी भाव बढ़ गए। तो ये बड़ी गंभीर बात है कि हमें इन चीज पर ध्यान देना चाहिए कि यदि हमको 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है और टैक्स ज्यादा लेना है तो भाव बढ़ा करके क्यों लेना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। ये थोड़ा सा अर्थशास्त्र का फार्मूला मेरी समझ में नहीं आया। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन इस सारी चीज में, क्योंकि आज तो खाने का तेल लगातार घर में आग लगा रहा है। समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। तो 18 जिलों की 46 नगरीय निकाय में मतदान समाप्त हुए। इंतजार रहेगा किसकी किस्मत खुलती है। IND एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।